गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? आपने काम किया? आपका कैसा पढ़ाई चल रही है, ये आप बताओगे। हम्म। क्योंकि टीचर कितना मजे में है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने पढ़ाई कर रहे हैं। बताओ। सो हु ऑल आर हियर? फ्यू पीपल आर नॉट हियर। पूनम सिंह इज ऑन यूट्यूब एंड ओके, हियर वी हैव फायजा खातून इज हियर। फायजा, यू हैव नॉट येट। फायजा, अभी तक आपने एमसीवी पे अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट रेडी टू कमिट। तो कल तक जो भी हमने किया है उसमें किसी को कुछ भी पूछना है? Jeremiah Heredia has joined. Okay. चलिए फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो लेट्स गेट along with it. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन प्रिपेयर करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. When we talk about the first method, the first method is what we call as reduction. Reduction would be हमारे पास RCOOH है and we treat it with the excess HI and it gets converted into RCH3. That is alkane. That is the reduction of carboxylic acid. ठीक है? तो ये एक तरीका हमारे पास है by reduction. Second way is what we call as the soda lime decarboxylation. सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन. अब सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म भी करेंगे, थोड़ा सा मेथड भी करेंगे. व्हाट एग्जैक्टली इज इट इज, हमारे पास है RCOOH. इस RCOOH को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है RCOO माइनस Na प्लस प्लस H2O. नाउ ये जो RCOO माइनस Na प्लस है, इसको फर्दर वी रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड and we treat it with we have calcium oxide and this gives us RH plus Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में अल्केन बन जाता है. Now this NaOH is called soda, CO is called lime और यहां पे हमने ये CO2 को रिमूव कर दिया है. तो that is why this is decarboxylation. So this is soda lime decarboxylation. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है that the alkane formed has one carbon less than carboxylic acid. अगर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कार्बन कम होता है, एक कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन रिएक्शन or it is also called
degradation reaction. So this is termed as a step down reaction. This is termed as a degradation reaction. So that is what we have as the two names for this particular reaction. हेलो सर। हाँ प्रताप बोलो। जब कार्बोक्जिलिक एसिड को NaOH के साथ उसके साथ कोई भी रिएजेंट नहीं देगा? स्टार्टिंग में ये जब वाला, रिएक्ट पहले वाले रिएक्शन में। ये सर। In this, it is an acid-base neutralization reaction. Why do we need any other reagent? ओके सर। ये तो ओके सीधा सर। सीधा एसिड है और ये हाँ। बेस है और ये सॉल्ट है और ये वाटर है। इसके लिए हमें कोई कैटलिस्ट या रिएजेंट की जरूरत थोड़ी ना है। ओके सर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। इसके अंदर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। ओके देन। तो ये हमारे पास सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, पता नहीं आपकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन when we talk about this soda lime decarboxylation reaction, this reaction is a carboanion mechanism. Okay, this reaction is a carboanion mechanism. ठीक है? तो कार्बोनाइन मैकेनिज्म होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या ऐसा कोई भी ग्रुप है विच इज गोइंग टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन आसान हो जाता है। ठीक है? presence of electron withdrawing groups facilitates decarboxylation। ठीक है? अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH2COOH, COOH, now this is an electron withdrawing group। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से यहां से CO2 निकलना बहुत आसान हो जाता है और इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए हमें वी डोंट इवन नीड एनी डीकार्ब एनी सोडा लाइम एट ऑल, यू सिंपली हीट इट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू एंड इट CH3COOH plus CO2। यहाँ पे आपको इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू हीट इट एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। समथिंग लाइक लेट अस से आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। लेट्स से ये है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देन इसको अगर आप हीट कर देते हो, यू डोंट नीड एनी सोडा, यू डोंट नीड एनी लाइम, you simply need to heat it and it's going to get converted into CH3C double bond O CH3 along with CO2। Is this clear? So presence of electron withdrawing group in the alkyl chain facilitates decarboxylation। क्यों? क्योंकि it is a carboanion mechanism और carboanions are stabilized by the electron withdrawing groups। Is this clear? किसी मतलब को सर दिक्कत? हीट देने से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा? That's what I said। ओके सर, क्लियर। ठीक है? देखो बेटा, एक सिंपल सी बात ये है कि let us say तीर्थराज you want to go to a restaurant, you really want to go to a restaurant, okay? जब आप उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो and some friends are coming in that restaurant, people are there, your mother just needs to ask you, बेटा तेरे को जाना है? Do you want to go? And तीर्थराज is right there at that restaurant, but a little initiation is required। किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन की जरूरत होती है।
small or large, but activation is required. Some energy is always required. But that some energy is quite low in this case because it's going to be stabilized. Intermediate is going to be stabilized. Okay? तो ये हमारे पास आ जाता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. दैट वाज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द alkanes from carboxylic acid. अब हमारे पास एक है, दैट इज कॉल्ड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर इसको सीधा सीधा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं. कोल्ब्स रिएक्शन मत बोलना, कोल्ब्स रिएक्शन कोई और है. Kolb's reaction is a different reaction altogether. Now this is Kolb's electrolysis. अब Kolb's electrolysis के अंदर क्या होता है? We have RCOOH, carboxylic acid. Again we treat it with sodium hydroxide. Now when we treat it with sodium hydroxide, obviously this is going to have an acid-based reaction. हमें मिल जाएगा RCOO minus Na plus H2O. अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस केस में ये जो हमने ये लिया था कैल्शियम ऑक्साइड in this reaction is actually a dehydrating agent. यहां पर ये जो वाटर बन रहा है ना, इस वाटर को कंज्यूम करने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत होती है. सो कैल्शियम ऑक्साइड का एज सच और कोई रोल नहीं है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, तो चलिए अब हम आ जाते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन पर. Now what happens is कि यहां पे हमारे पास ये RCOO माइनस है, Na प्लस है. This dissociates to give RCOO minus along with Na plus. ठीक है. Now अब इस रिएक्शन को हम करते हैं, क्या होगा? अब हमने करना शुरू किया इलेक्ट्रोलिसिस. Now we do electrolysis. देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर किया है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को यहां पर भी समझो. अब इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट कैथोड. इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव पार्ट मूव करता है. पॉजिटिव पार्ट यहां पे क्या है? पॉजिटिव पार्ट इज सोडियम आयन. नाउ सोडियम आयन इज गोइंग टू एक्सेप्ट, लेट्स इसको 2 सोडियम कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं. ठीक है. जस्ट मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय 2 डज नॉट मेक अ डिफरेंस. तो यहां पे 2 सोडियम आयन है, दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव twice of sodium. Now this twice of sodium is going to react with water present in the reaction mixture. इस reaction mixture के अंदर water तो है ही है. So this is going to react with water present in the reaction mixture. Again, it's going to react with 2 water to form 2NaOH plus H2. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन जाएगा. So we are going to get NaOH, twice of it, plus H2. And this is going to be the part which is going to be formed at the cathode. ये कैथोडिक प्रोडक्ट बनेगा, कैथोडिक रिएक्शन है. कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी भी तरह का कुछ पूछना है? नो सर, इट्स क्लियर. Okay. Now let us talk about what reaction takes place at anode. Anode is the positive terminal. Okay. So हमारे पास है RC double bond O, O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन. तो मैं 2 कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा हूं. क्लियर? नाउ अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन. ओके. अब इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा तो इंस्टेड ऑफ ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गोइंग टू हैव एक्चुअली
ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ 1 2 3 4 5, and here it is going to be R C double bond O O 1 2 3 4 5. ओके, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखो एक बड़ी मजेदार सी बात ये है कि ऑक्सीजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो इट इज गोइंग टू ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहां पर व्हाट ऑक्सीजन डज इज, ये इस कार्बन से कहता है कि आई नीड एन इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है, इस कार्बन से अपना रिलेशन तोड़कर एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देता है। ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाता है। इन द सेम मैनर ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाता है। ओके, अब जब ये यहां मूव करता है तो यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद इज आर along with an unpaired electron. कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को? Now these two are joined together to form R R. ठीक है, क्लियर सर। the alkane. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? सर सर हेलो हाँ सर, अंशिका बोलो। तो एक बार वो बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। तो अंशिका आप जो देख रहे हो ना, अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आपके पास है R सी ओ ओ एच, ये कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, हमें आर आर मिल गया अलॉन्ग विथ 2CO2, तो हमारे पास ये एक और मिल गया, वी गेट आर आर प्लस 2CO2। नाउ दिस इज व्हाट वी गेट एट द एनोड। क्लियर? अब एक चीज देखो, वी हैव यूज्ड 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी हैव गॉट 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बिहेविंग मोर लाइक अ कैटलिस्ट रादर देन अ रिएक्टेंट। कंज्यूम होता है फिर से बन जाता है, कंज्यूम होता है फिर से बन जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, एंड इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ। अब एक्चुअली हमें क्या चीजें मिली है, हमें हाइड्रोजन मिला है, हमें अल्केन मिला है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ये 3 चीजें हमें मिली है ना। तो अब देखो इसको कैसे देख सकते हैं, वी राइट 2 कंपाउंड्स, ये, ठीक है। व्हाट आर वी गेटिंग, दिस पार्ट joins together to form R R, ठीक है। This part and this part gives 2CO2, Release. ठीक है, and this part gives H2, ठीक है। Simply make the part compound and you get the product. सर समझ आ गया। Clear? Now please remember Yes, R R and CO2. R R and CO2 are produced at the positive terminal, that is anode, while H2 is produced at the negative terminal, that is cathode. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? yes, ओके, अब एक बात का ध्यान रखना, वॉट एवर कार्बोक्सिलिक एसिड यू माइट बी हैविंग, 2CO2 एंड H2 वो तो बनेंगे ही बनेंगे। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेल इज ये आर आर क्या होगा। एब्सोल्युटली क्लियर? yes sir. ओके, तो चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप मुझे सिर्फ आर आर बता दो, आर आर क्या होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपको बता रहा हूं,
तो हमारे पास यहाँ पे बस आपको मुझे इसमें आर आर क्या होगा ये बताना है, बाकी मुझे पता है हाइड्रोजन है, 2CO2 है। ठीक है, यू कैन गिव मी जस्ट द आईयूपीसी नेम, यूट्यूब के चैट बॉक्स में डाल दो, यहाँ के चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, लिख के बता दो मुझे सबके। First is formic acid, second is ethanoic acid, आई एम नॉट आस्किंग यू द नेम ऑफ द third is कंपाउंड, मुझे आर आर का नाम चाहिए। IUPAC name. मुझे अल्केन का नाम Okay, sir. चाहिए जो बनेगा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन के बाद। सर फर्स्ट वाला H बॉन्ड H आएगा। तीर्थराज लिख के दे दो आंसर। ओके सर।
Piyush, where are your answers? अनन्या, आपका आंसर कहाँ है? सर डन सर। Harsh Mitra, where are your answers? Harsh Mitra, Piyush, Ananya, where are your answers? Harsh Mitra, the today's topic has nothing to do with previous topics. Absolutely nothing. The trick is in front of you. The questions are there, answers you have to create. Why do you have to say that you have to watch the previous videos to give the answer? That's not required. The answer is right in front of you. Give me the answers. Hanshika, if there is no alkane in first, what exactly is going to be formed? In the case of the first one, RR is H2. यस सर। Here it is CH3, CH3. Any problems here? Now in this case, it's going to be broken from here, so it is going to be CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Any confusions, anybody? नो सर। तो एक बार फर्स्ट वाला समझा दीजिए। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के अंदर सिंपल सी बात ये है फर्स्ट वाले के अंदर सिंपल सी बात ये है कि यू हैव एच सी ओ ओ एच here you have H C O O H so this part gives you CO2
This part gives you H2 and this part gives you H2. Okay, clear, sir. Okay. Okay. And in this case, as you can see here, there is nothing. यहाँ पे कुछ है ही नहीं. तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं. तो यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं. It Yes, is sir. actually going to give only 2 CO2 plus H2, and that too also at the positive or negative terminal. Yeah, 2 CO2 would be on the positive terminal and H2 would be on the negative terminal. And in this case, this part already has a bond, so another bond would be created, and it's going to create a CH2 double bond CH2. Yes, sir. And here, this part goes off, this part goes off, hydrogen goes off, and here we get, and a bond would be formed here. Sir, C2H4 bond C2H4 ये होगा ना? हाँ, तो इसको ऐसे साइक्लिक बन जाए ना, ये साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा. Okay, sir. Sir, number 7 तो acetylene होगा. Yes. Anybody has any kind of confusion? Arsh Mitra? Okay. Ananya, you have not given the answer. Are you there in the class or not? Yes, sir. तो आपके आंसर्स कहाँ है बेटा? Why have you not written the answers? Why have you not given me the answers? हेलो सर. हाँ प्रताप. सर जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन का प्लीज. 3 number. यस. तो बेटा this part is R. ये part R है भाई. प्रॉब्लम कहाँ है? बट डबल आर कैसे आ रहा है इसमें? तो 2 NaOH नहीं लेगा ना क्यों नहीं लेगा? बैलेंस करने? थर्ड वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ. Why would it not take? लो अभी लेके करके दिखा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? We have CH3, CH3, COOH, and here we have CH3, CH3, COOH. This part is hydrogen. This part is 2CO2. Okay. And this part is RR. फ्री वैलेंसी यहां पे क्रिएट होगी ना, the free valency would be created here, तो बॉन्ड यहां से बनेगा. प्रताप, is this okay now? सर डाउट है जो 2 कंपाउंड क्यों ले रहे? 2 कंपाउंड क्यों ले रहे? हर किसी में 2 कंपाउंड ही तो लेने बेटा. ये देखो, we need 2 COH. अगर एक ही कंपाउंड मिल गए तो फाइन इनफ, अगर नहीं मिले तो 2 कंपाउंड लो. ओके सर, समझ गया. थैंक यू. किसी और को कोई डाउट? बेटा दिस इज द टाइम वेयर यू आस्क ऑल योर डाउट्स. ओके, यहां पर आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, so that you will be able to attempt the questions later. अगर इस समय तुमने ऐसे ही लिख दिया, छोड़ यार, छोड़, बाद में करेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है. अनन्या, स्पेसिफिकली यू.
हेलो सर। हम्म। सर प्लीज क्वेश्चन स्लाइड। क्वेश्चंस। स्लाइड। बेटा अनन्या, आपको 1 और 2 ही नहीं 7 लिखने हैं। So that was the preparation of alkanes from carboxylic acid. ठीक है? Now, once we have talked about the preparation of alkanes, now we need to talk about the properties of alkanes. ठीक है? जब हम properties की बात करते हैं, we talk about many other properties. We talk about the physical properties. We talk about the chemical properties. किसी को यहां तक कुछ पूछना है? No, sir. Have no doubt. No, sir, it's clear. ठीक है? अनन्या, आपके आंसर्स मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं. Sir, I have given all the answers. Where are those? Yes, you have written third. सेवंथ का आपने इथीन लिखा है, इथीन आंसर नहीं है. सिक्स का ब्यूटेन लिखा है, सिक्स का ब्यूटेन आंसर नहीं है. चेक इट आउट. Yes, चेक sir. इट आउट. फिर ये गलती क्यों? मुझे नहीं पता अनन्या, किसी ने आपको आज तक इस तरीके से पकड़ के पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बट दिस इज व्हाट यू नीड. मे बी यू पीपल हैव बीन काउंटिंग द पेजेस यू हैव फिल्ड. आपसे कहा गया ये काम करो, आपने पेजेस फिल कर दिए. somebody turned the pages, counted the pages. Okay, you have done 10 pages. Okay, your assignment is over. तुमने उस 10 पेजेस में किसी फिल्म की स्टोरी लिखी है या अपना नाम बार बार लिखा है? nobody cared. This won't work here. This won't work here. Either you are going to get 180 on 180 in chemistry, or you are not going to be in this class. This class is only if you get 180 on 180 in chemistry. Any lack from my side, tell me कि आप ये नहीं कर रहे, मैं करता हूं. बट नो, यू कैन नॉट स्लैक. मैं तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूं. आई बिलीव मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूं. मैं तुम्हें फालतू की किताबें करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें रोज के 1000 क्वेश्चन करने के लिए नहीं कह रहा. बट यू हैव टू गिव मी व्हाट इज ड्यू टू केमिस्ट्री. 4 hours a day is for chemistry. I don't care what you do. 4 घंटे लॉजिकल है, एप्लीकेबल है, रिक्वायर्ड है. उससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं. एंड दैट्स द ओनली थिंग आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू. 4 hours फॉर केमिस्ट्री, उससे अलावा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे. यू हैव टू डू इट. अनन्या, गिव मी द करेक्ट आंसर. ब्यूटेन और इथीन की जगह 6 और 7 में क्या आएगा? बोलो अनन्या, व्हाट वुड बी द आंसर?
Sixth one is not butane, it is cyclobutane. अब आप कहोगे सर साइक्लो नहीं लगाया तो क्या होगा? साइक्लो नहीं लगाया तो मार्क्स कट जाएंगे, +4 से -1 हो जाएगा। और ये इथीन नहीं है, ये इथाइन है। डू आई नीड टू टेल यू? अगर आप इथीन की जगह इथाइन की जगह इथीन लिख देंगे तो क्या होगा? लेट्स गेट along with the properties. Properties हमारे पास दो तरीके की होती हैं. One is called the physical properties and other one is called the chemical properties. Do you know what is the difference between physical and chemical properties? How do we define what is physical property and what is a chemical property? All the properties which can be determined without destroying the compound are called physical properties. मतलब आपका कंपाउंड चेंज नहीं होता, आप फिजिकल प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स सेम सैंपल के साथ मेजर कर सकते हो. All the properties which can be measured multiple times with the same sample without permanently changing it are called physical properties. Physical properties में क्या आ जाते हैं? Melting point, boiling point, density, solubility, ठीक है, refractive index, heat capacity, specific heat. These all are physical properties. इनके लिए हमें किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट ये इसको चेंज नहीं करना पड़ता. केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वी रिक्वायर रिएक्शंस, और रिएक्शन सिर्फ एक बार किया जा सकता है. एक बार करने के बाद वो कंपाउंड कंज्यूम हो जाता है, उसका वो सैंपल खत्म हो जाता है. तो केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हुए यू आर गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द सैंपल विच इज गिवन टू यू. ओके, तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एल्केन्स. ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की बात करें? लेट अस से वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. चलो लेट्स टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेंपरेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. पिछले चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, बहुत बार किया है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लास्ट चैप्टर्स में पता नहीं कितनी बार किया है. ठीक है, so we have something called the boiling point. अब बॉइलिंग पॉइंट में होता यह है, द thermal motion must overcome the attractive forces. ठीक है, the thermal motion must overcome the attractive forces. तब हम उसे कहते हैं कि this is boiling, this is going to boil. Okay. तो अब सीधी सी बात यह है कि थर्मल मोशन तो सीधा सीधा टेम्परेचर है. एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द थर्मल मोशन इंक्रीजेस एग्जैक्टली द सेम. कोई भी सब्सटेंस ले लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, थर्मल मोशन का इंक्रीज हमेशा सेम होता है, थर्मल मोशन में चेंज अलग नहीं होता. So what is going to decide the boiling point? It's not going to be the thermal motion which is going to decide the boiling point. It is going to be the attractive forces that decide the boiling point. Clear? तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना तो एक्सपेरिमेंटल है, प्रिडिक्ट करना ज्यादा होगा या कम, और कंपैरेटिव. प्रिडिक्शन इज ऑलवेज कंपैरेटिव. एक चीज आप लेते हो फिर दूसरे को उससे कंपेयर करते हो कि इससे ज्यादा होगा या नहीं. एग्जैक्ट वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं होता. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम ये देखेंगे कि जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से हैं, विच अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गोइंग टू बी देयर. लेट अस टॉक अबाउट एल्केन. हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कौन से? हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड, हमारे पास है आयनिक बॉन्ड,
हमारे पास है मेटलिक बॉन्ड. Now these are the interatomic forces. Interatomic forces. Alkene के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एल्केन को मेल्ट या बॉयल करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है. मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता, मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होते हैं. और जब बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं तो बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं? वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, एंड डिस्पर्जन फोर्सेस. हम आयन डायपोल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. आयन डायपोल की इंटरेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज iron dipole are two different substances interacting with each other. Melting और boiling point के अंदर it is the interaction between the molecules of the same kind. एक जैसे kind के molecules के बीच के interaction से हमारा होता है boiling point या melting point का order. Any kind of confusions here? No, sir. Okay. तो अब जब हम इनकी बात करते हैं तो ये तो गए. These are not going to decide the melting and the boiling point. On further, ionic और metallic bond तो organic compound में होते ही नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्जन फोर्सेस. हाइड्रोजन बॉन्ड अल्केन में नहीं होता. अल्केन्स आर नॉन पोलर, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होता. डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसे हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं. नाउ दीज आर द only forces that work in the hydrocarbons. Pure hydrocarbons में सिर्फ और सिर्फ लंदन फोर्सेस वर्क करते हैं. कोई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. So this is what we have as the dispersion forces. Ab, when we talk about the dispersion forces, dispersion forces depend करते हैं polarizability पर. Polarizability depend करती है the force with which the nucleus holds the electrons, effective nuclear charge पर. अब यहां पे सबका effective nuclear charge तो कार्बन ही है सब में. तो जब डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करते हैं तो डिस्पर्जन फोर्सेस दे डिपेंड ऑन, रिमेंबर वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया दो चीजों पे डिपेंड करता है एज फार एज हाइड्रोकार्बन्स आर कंसर्न्ड. सबसे पहली चीज है मोलर मास. मोलर मास जैसे जैसे ज्यादा होता चला जाएगा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा. दूसरा, सरफेस एरिया एक और चीज पर डिपेंड करता है, शेप. शेप पर, ठीक है. स्फेयर has the least surface area of for a given volume. बेटा देखो, सरफेस के ऊपर ना एनर्जी ज्यादा होती है. सरफेस के ऊपर ना एनर्जी ज्यादा होती है, और सरफेस के ऊपर अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट वांट टू बी ऑन द सरफेस. ठीक है. तो सरफेस हैज मोर एनर्जी and molecules do not want to be on the surface. Is this clear? तो ये हमारे पास सरफेस की बात हो जाती है. Yes, sir. ओके. तो अब देखो, अब कुछ बहुत सिंपल से लॉजिक की बात करेंगे. हमारे पास है CH4, हमारे पास है C2H6, हमारे पास है C3H7, हमारे पास है, चलो ये तीन की बात करते हैं. When we talk about CH4, C2H6, C3H7, they have increase in the molar mass. मोलर मास इंक्रीज होता चला जा रहा है, उसके साथ साथ सरफेस एरिया इंक्रीज होता चला जा रहा है. सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. Boiling point increases with the carbon chain length. Any kind of confusion with that? No, sir. ठीक है. All No, things sir. remaining the same. As the carbon chain length increases, boiling point increases. No exceptions, Okay, no sir. problem. Clear. No problems, no exceptions, no problems. ठीक है. दूसरी बात, अब दूसरी बात जो ये है ना, ये बहुत ही पिक्यूलियर क्वेश्चन है.
बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत बार पूछा गया है। हमारे पास है C5H12। हाउ मेनी आइसोमर्स डज इट हैव? जरा इसके आइसोमर्स बनाओ सारे। मेक ऑल द आइसोमर्स। हाँ भाई, बना लिए तीनों आइसोमर्स? तीन आइसोमर्स है ना? हमारे पास तीन आइसोमर्स जो बनेंगे, एक आइसोमर ये है। दूसरा आइसोमर ये है। और तीसरा आइसोमर हमारे पास ये है। Let's say this is A, this is B, this is C. Could you arrange them in the order of surface area? देखो सबका मोलर मास सेम है। The reasons which I am telling you, these reasons are not there in any book. The only thing is these reasons don't have an exception. पता नहीं why do they give the reasons which have exceptions? अरेंज किस बेसिस से करना होगा? सरफेस एरिया वो मुझे नहीं पता, सामने लिखा हुआ है। अब हर चीज मैं तो नहीं सरफेस बताऊंगा एरिया, ना। ओके सर। I'm not going to tell you everything, isn't it? सर डन सर। Okay. Akshay Thakur says A has the least surface area, B has more surface area than that, and C has most surface area, है ना? Akshay Thakur, according to you, C has the maximum surface area. Could you give me the reason for that? उसका क्या reason लगता है आपको? सर ब्रांचिंग होगी मैक्सिमम। Branching maximum है, उससे क्या होगा? उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मैंने boiling point की बात नहीं की, मैंने surface area की बात की। Branching से surface area कैसे increase हो गया?
एंगल एंगल से सरफेस एरिया क्या लिंक है? बेटा आई जस्ट टोल्ड यू, देखो एक बात देखो, बहुत सिंपल सी बात देखो। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता, जिगजैग होता है। नाउ हियर व्हाट वी डू इज, यहां पर ये ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ा सा बल्क सा बाहर निकल गया। जब इसकी बात करोगे इट इज I मोर लाइक show. दिस। मोर इज द ब्रांचिंग, मोर इट मूव्स टूवर्ड्स अ स्फेयर। और जितना ये स्फेयर की तरफ चलता चला जाता है ना, उतना सरफेस एरिया कम हो जाता है। अक्षय, आपने एक गलत आंसर दिया, सबने वो गलत आंसर चिपका डाला। यस सर, क्लियर हो गया। आंसर उल्टा है। ए का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, सी का सबसे कम है। बिकॉज सी इज मोर सिमिलर टू अ स्फेयर। मोर इज द ब्रांचिंग, लोअर इज द surface area. More it is towards the sphere and less is the boiling point. A का boiling point सबसे ज्यादा है, followed by B, followed by C. C has the least boiling point. समझ आया? यस सर। ठीक है, ये तो था boiling point के बारे में. So as the carbon chain length increases, boiling point is bound to increase. As the branching increases, boiling point decreases. Clear? और जब हम यहाँ पे ब्रांचिंग की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमर्स। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, आपके एग्जाम में भी आते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताना आसान होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मुश्किल। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में दो चीजें आ जाती हैं। देयर आर टू थिंग्स इन द मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज है जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में आती है, दैट इज व्हाट वी नो एज द सिमेट्री, ठीक है। अक्सर ये लोग बोलते हैं कि मोर सिमेट्रिक इज द कंपाउंड, मोर बेटर इट फिट्स इन द लैटिस। बट एक बड़ी अजीब सी बात है, जितना कंपाउंड में सिमेट्री होती चली जाती है ना, उसके लिए रोटेशन करना उतना आसान हो जाता है। वो अपनी पॉइंट पर ही घूम जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर को आप कहीं पे भी फिट कर दो, कहीं पे भी फिट कर दो, स्फेयर को घुमा सकते हो आप, कहीं पे भी फिट कर दो, वो फिट होकर घूम जाता है। सारे के सारे बॉल बेयरिंग्स आपकी, वो होता है ना, कई वो कुर्सियां होती हैं, उसके बीच में एक बॉल डाल दी जाती है, वो कहीं पर भी मूव कर जाती है, किसी भी तरीके से मूव कर जाती है, सॉकेट में घूमती रहती है। तुम्हारे जो शोल्डर का जॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि यहां पे एक स्फेयर, Yes, वो कहीं पे sir. भी घूम जाता है, ठीक है। स्फेयर सिमेट्रिक है, पड़ा हुआ है, घूम गया। When you give the energy to the system, that energy goes in the motion, और मोशन हमारे पास तीन तरह की है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, ठीक है। वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ऑफ द सब्सटेंस। रोटेशन से कुछ नहीं होता। अगर अपनी ही पोजीशन पे कोई चीज घूमे चली जा रही, घूमे चली जा रही है, तो उससे मेल्ट नहीं होता। मेल्टिंग का मतलब है दे शुड मूव। जितना पार्टिकल सिमेट्रिक होता चला जाता है, उसको जब एनर्जी देते हो, वो अपनी पोजीशन पे घूमता चला जाएगा, वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, बॉन्ड्स टूट ही नहीं रहे, और इसलिए वो मेल्ट नहीं कर रहा। More symmetric a substance is, more is its melting point.
मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में गैप कम होता चला जाता है, जितना सिमेट्रिक सब्सटेंस होता है उसका सब्लाइम होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। समझे इस बात को? इट्स नॉट अबाउट फिटिंग इन द लैटिस, इट्स ऑल अबाउट दैट मोर सिमेट्रिक अ substance is, more easily it is able to move, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स तो उतना ही है, तो जब ट्रांसलेशन मोशन में वर्क करना होगा वो तो तब कर जाएगी, तब तो वो बॉईल कर जाएगा, लेकिन जब तक रोटेशनल चल रही है तब तक वो मेल्ट नहीं करेगा। मोर अनसिमेट्रिक सब्सटेंसेस, लोअर इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हल्का सा एनर्जी उसको दी, वो हल्का सा घूमा और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। बॉन्ड्स ब्रेक किए बिना वो घूम ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे कि अगर हम इन सब्सटेंसेस की बात करें, CH3 CH2 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 CH3 की, फिर हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2 CH3, और हमारे पास है CH3C CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब ये है हमारे पास A B और C। ठीक है, इसमें से सबसे कम सिमेट्रिक कौन सा है? विच वन इज द लीस्ट सिमेट्रिक अमंग्स देम? Arshmitra, you have given me two answers, A and C both. I said which one is the least symmetric? You gave the answer A and C, the answer was B. B is the least unsymmetric. Least symmetric, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बात देख रहे हो ना, एक सेकंड पोजीशन पे एक बाहर निकला हुआ तो वो अनसिमेट्रिक नहीं बना देगा। जैसे एक डंडा लेकर आपने यहाँ पे कुछ निकाल दिया, तो दैट इज गोइंग टू मेक इट अनसिमेट्रिक, हर तरीके से अनसिमेट्रिक बन जाएगा, कोई सिमेट्री नहीं रही इसमें। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हैं तो लीस्ट इज बी, देन इज ए एंड द हाईएस्ट इज सी। गेटिंग इट? और एक बड़ी मजेदार सी बात, इवन कार्बन एल्केन have a higher melting point than adjacent odd carbon alkane. बेटा हमारी सोच से कुछ नहीं होता। आई थॉट इट का क्या मतलब है? मार्क्स तो मिले नहीं ना। ठीक है, चलो एक चीज में तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। देखो वैसे तो आई एम नॉट अ पर्सन हु शुड बी फॉलोड, बट एक चीज में तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड दैट इज, मेरे दिमाग में अगर कुछ आता है ना मैं कर देता हूं। हाउ इज A लेस देन C? C is more symmetric, C is sphere, A is a line, C is a sphere. Sphere is always more symmetric than any other shape. समझ में आया प्रताप? स्फेयर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो वो घूम जाएगा, लाइन को आप ऐसे घुमाओगे तो घूमेगा, ऐसे घुमाओगे तो ब्रेक हो जाएगा ना।
स्फेयर के अंदर इनफाइनाइट सिमेट्री एक्सेस होती है, तो इसलिए स्फेयर से कंपटीशन नहीं होता। इज दिस क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। No, sir. अभी भी बोल रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो मेल्टिंग पॉइंट इन द आइसोमर्स यू आर गोइंग टू डिसाइड बाय सिमेट्री। ठीक है, अगर आपके पास ऑड इवन एल्केन आ जाते हैं तो ऑड वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अगेन इवन वाला ज्यादा सिमेट्रिक है। ठीक है, बट हाँ उसमें बहुत ज्यादा कार्बन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक कार्बन का डिफरेंस चलता है। क्लियर? तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं, हाँ बेटा हंशिका, एक बार और बता दीजिए, आपने क्या कहा था? I said that even carbon alkane have a higher melting point compared to their adjacent odd carbon alkanes. ठीक है? ओके सर। Okay. So that's what we have the melting and the boiling point. अब important बात ये है कि एग्जामिनेशन में मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन नहीं आता until unless this is the specific example given in NCERT. अगर एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल दे रखा है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का आ सकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बिल्कुल सीधा होता है, उसमें आपको सिमेट्री नहीं देखनी होती, उसमें सीधा सीधा अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने होते हैं, सरफेस एरिया देखना होता है। मोलर मास बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। इज दिस क्लियर? तो ये हमने बात की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अल्केन्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन टू थिंग्स लाइक वाटर एंड द solubility in organic solvents। अच्छा, जब हम वाटर की solubility की बात करते हैं तो solubility किसे कहते हैं, soluble किसे कहते हैं? Soluble is the substance which can give us a 0.1 molar solution। 0.1 molar solution जो हमें दे सकता है वो soluble कहलाता है। ओके, वाटर में solubility के लिए there are two possibilities, दो forces हैं बस और कोई नहीं। वाटर में अगर कोई सब्सटेंस soluble है, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ, या फिर वो आयन डायपोल इंटरेक्शन शो करेगा। मतलब कि इट शुड डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म आयंस। इट शुड डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म आयंस। अब हाइड्रोकार्बन की प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ब्रेक करके आयंस नहीं बनाते। सो ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर sparingly soluble, or you may even call it insoluble in water। All hydrocarbons are sparingly soluble in water, or you may even call it insoluble in water। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, और दूसरा ये पानी के अंदर डिसोशिएट करके आयंस नहीं बनाते। जो भी सब्सटेंस ये नहीं करता वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज तो उसको करनी ही पड़ेगी, इन दोनों में से कोई एक चीज करने के बाद भी वो इनसॉल्युबल हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों नहीं कर रहा तो वो सॉल्युबल कभी नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, so today we have just done the physical properties of alkanes। Next we are going to do the chemical properties of alkanes। ठीक है, इसे पढ़ लो, and hopefully we are going to have a class in the evening today,
and then we are going to do the chemical properties of alkanes. अभी भी आपका बहुत सारा बैकलॉग रह गया लोगों का, प्लीज बैकलॉग्स कर लो, कंप्लीट कर लो, अपने क्वेश्चंस ठीक से कर लो। और आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए आपने 12th चैप्टर के 11th क्लास के? नहीं सर अभी बाकी है। तो बेटा उसे कंप्लीट करो। ऐसे हम दौड़ते चले जाएंगे, हमारा कोर्स मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, तुम्हारी तरफ से नहीं होगा। कर लो, ठीक है। आज के केमिस्ट्री के आपका 1 घंटा इसकी क्लास का बचा हुआ, फटाफट करो, ये केमिस्ट्री का टाइम है, केमिस्ट्री करो। ओके सर 4 PM पे है सेशन, हाँ, 4 बजे सेशन है। मूड की बात है, लगा दूंगा। तुम अपना काम तो, तुमने 4 बजे का टाइम केमिस्ट्री के लिए रखा हुआ है ना, यस सर। तो रखो। सर आज शायद से सचिन सर ने भी लगाई हुई है अपनी क्लास 4 बजे। मर्जी है उनकी हाँ बेटा, सर। मुझे मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपना शेड्यूल शिफ्ट नहीं करता, मैं अपना शेड्यूल चेंज नहीं करता, ठीक है। अब अगर कोई और व्यक्ति मेरी शेड्यूल के अंदर क्लासेस लगाता है तो यू हैव टू मेक अ चॉइस। एनीवे अभी तक मैंने 4 बजे की क्लास लगाई नहीं है, लेकिन 4 बजे का टाइम आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, बाकी आप देखो, रिकॉर्डिंग देखनी है रिकॉर्डिंग देखो। आई थिंक जुअलोजी का टाइम आपका 3 बजे का था ना। यस सर। यस सर, आज यस सर। सर से 4 बजे ले ली। व्हाट कैन आई डू? कल 4 बजे का क्लास होती थी। हम्म, तो कल भी उनकी क्लास 4 बजे ही हुई थी। कांट हेल्प इट बेटा, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। तो इट इज योर टू यू टू मेक द चॉइस, जैसे मर्जी करो। ओके चलिए, एनीवे अभी मैंने 4 बजे क्लास लगाई नहीं है। हाँ प्रताप, आपने अल्केन, एच एच अल्केन है क्या मतलब है? एच एच अल्केन नहीं है बेटा, हाइड्रोजन है, तो वहां पे कोई अल्केन नहीं बनता। फॉर्मिक एसिड का अगर आप कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो अल्केन नहीं बनता। इज दिस क्लियर? यस सर। और एज फार एज आई थैंक बिलीव सचिन सर की क्लास है वो यूट्यूब पर है ना, वो मीट पर यस तो नहीं सर। है? यस सर। टू वे कम्युनिकेशन तो नो नहीं सर। है ना? नो सर। नहीं तो नहीं ठीक है, सर। तो ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, ओके सर। ओके देन, बाय बाय। थैंक यू बाय बाय सर। सर। बाय। थैंक यू सर। Thank you.